गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, कल हमने पालमपुर गांव की कहानी का सेकंड पार्ट पढ़ा था। आज हम उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पहले इसमें हमने अध्ययन किया था पालमपुर गांव में उसका परिचय, उत्पादन संगठन, यहाँ की कृषि, कारक तत्व, भूमि की स्थिरता। ठीक है, ऐसे करके हमने जो 6 पॉइंट पढ़ा था और आज हमारा 7वां पॉइंट है। तो इस 7वें पॉइंट में हम अध्ययन करेंगे यहाँ की परिस्थिति और यहाँ के लोगों की, जिन्होंने क्या है जो कृषि को एक नया रूप दिया था। कृषि को एक नया रूप दिया था। उस नए रूप से किस प्रकार से पूर्व जो कृषक थे और नवीन कृषक है उनमें क्या अंतर है। तो आज की इस 7वें पॉइंट में है विशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। विशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग कर भूमि में गेहूं पैदा की। तीनों कारक विशेष है, उसका प्रयोग कर जो गेहूं है उसकी पैदावार की, गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं, वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और शेष गेहूं है वो बेच देते हैं। और सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत ही कम अधिशेष गेहूं रहता है, यानी खाने के लिए गेहूं है वो कम रहता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत ही कम है। उनमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकता का रख लेते हैं और मंझले और बड़े किसान के बाज़ार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। चित्र 1.1 में आपने गेहूं से लदी जो बैलगाड़ियाँ देखी थी जो बाज़ार में जा रही थी और किस प्रकार से वो व्यापार करते हैं। बाज़ार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बे और शहरों की दुकानों पर बेचते थे। क्या करते थे, बाज़ार में जो व्यापारी है वो गेहूं खरीद कर आगे जो कस्बे या शहर है बड़ी दुकान है उस पर बेचान करते थे। एक बड़े किसान तेजपाल को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। कितना होता है? 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त गेहूं जितनी भी है, इसके अतिरिक्त जितनी भी गेहूं है उस गेहूं को रायगंज के बाज़ार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। कहने का मतलब है कि रायगंज का बाज़ार है उसमें बेच करके और वो कमाई का ज़रिया ढूंढ लेता है, यानी व्यापार करता है। तेजपाल इस कमाई का क्या करता है, पिछले वर्ष तेजपाल ने अधिकांश पैसे बैंक के अपने खाते में जमा करा दिया था। जितना पैसा था उसमें से अधिकांश पैसे किस में जमा करवा दिए, बैंक खाते में जमा करवा दिए। बाद में उसने इस पैसा का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया। सविता जो बहुत ही कमज़ोर वर्ग की एक कृषक क्षेत्र में शामिल होती थी, जिसने क्या है पैसों की आवश्यकता थी किसानी खेती करने के लिए, उसने उसे कर्ज लिया था और उसे कर्ज देते वक्त उसे कुछ शर्तें मनवाई थी। उन शर्तों के अनुसार उसे कार्य करना था। कहने का मतलब 115 रुपये जो मजदूरी थी उसको छोड़ करके उसे 35 रुपये मजदूरी करने के लिए भी विवश कर दिया था। लेकिन उसे पता था कि मुझे कुछ न कुछ कार्य करके और अपने परिवार का पालन पोषण करना है, कृषि भी करनी है। तो किसानों को कर्ज देने में किया, जिनमें कर्ज की आवश्यकता थी जिनको कर्ज की आवश्यकता थी उन्हें कर्ज दिया जाता था और उससे क्या है कि मनमाना ब्याज वसूला जाता था। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में किया। इस बार तेजपाल की बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा था। उसने देखा बचत हुई है, उससे हम क्या करें, एक ट्रैक्टर और ख़रीद लेते हैं। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। अब 2 ट्रैक्टर होंगे तो क्या होगा कि उसकी जो पूंजी है उसमें वृद्धि और भी होगी। तेजपाल की भांति दूसरे बड़े और मंझोले किसान भी खेती के विशेष कृषि उत्पादों को बेचते थे, यानी जो भी उनके पास में उत्पादन कृषि के थे वो बचते रहते थे, उनको आगे सप्लाई करते, यानी व्यापारियों को बेचते और उनसे इनकम करते थे। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा रखा था। अब देखिए, कमाई का कुछ भाग था, उस भाग को क्या करते थे, पूंजी व्यवस्था के लिए बचा के रखा जाता था। पूंजी व्यवस्था मतलब
जब नई फसल आती या नई जो खेती की जाती थी, या अपने कह सकते हैं आगामी वर्ष के लिए क्या करते हैं, पूंजी को बचा के रखते, ताकि आस पड़ोस में कृषि के लिए भूमि मिल सके रुपए दे करके, या खेती करने के लिए जो निम्न वर्ग के किसान हैं उन्हें ब्याज दिया जाए, ब्याज के रूप में क्या है, धन दिया जाए, ताकि अधिकतम ब्याज वसूला जाए। धन दे करके अधिकतम ब्याज वसूला जाए, जिसकी उसकी मोटी इनकम हो सके। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने, कुछ ऐसे किसान थे जो पशु खरीद लेते या ट्रक खरीद लेते। पशु आदि से क्या करते थे, वो दूध आदि व्यापार करके और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते थे, और धन विशेष है उसका एक साधन बन जाता था, धन विशेष कमाने का एक साधन बन जाता था। ट्रक है, पशु है, या अन्य कोई विशेष है, ताकि वो क्या अपना रोज़गार चला सके। कुछ ऐसे लोग थे जो दुकान खोल लेते थे। दुकान का मतलब परचूनी की दुकान, जिसमें राशन सामग्री मिलती है, वैसी दुकान खोल लेते और उससे भी कमाई करते थे। जैसे कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। जैसे दुकान, कृषि, जो ट्रक खरीदना, पशु आदि, ये क्या गैर कृषि कार्यों के क्षेत्र में आते हैं। अब पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी थी और किस प्रकार से वो अब व्यापार करते थे और किस प्रकार से उनकी बचत होती। हमने देखा पालमपुर में खेती की प्रमुख उत्पादन क्रिया है, खेती ही प्रमुख है उत्पादन क्रिया है, खेती के द्वारा ही वो उत्पादन करते थे। अब हम कुछ गैर उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे, और जिसमें 25% लोग कृषि के अतिरिक्त कार्य करते हैं, यानी 75% लोग किस में कार्य करते हैं, खेती में काम करते हैं, और 25% लोग किस में काम करते हैं, 25% करते हैं अतिरिक्त कार्य, अन्य कार्यों में। डेयरी सबसे पहला पॉइंट है, डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई गांवों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार, बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता था, जिसमें जहाँ के अनेक मिठाइयों की दुकान है या चाय की दुकान है, और चाय की दुकान पर चाय बनाने के लिए दूध की आवश्यकता होती थी, वो व्यापारी के रूप में वहाँ बेच देते थे। शाहपुर क्षेत्र के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रह और शीतल केंद्र खोल रखा था, यानी दूध को इकट्ठा करके और एक दूध डेयरी के रूप में खोल रखा था, जहाँ से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता था। अब वहाँ से क्या करता था कि बड़े बड़े शहर है उनमें उनको भेजा जाता था, ताकि अच्छी इनकम मिल सके। तो इस प्रकार से क्या है, दुग्ध उत्पादन में भी अपना जो एक कह सकते हैं कि गैर कृषि कार्य है उसमें शामिल कर लेते थे। अब हम क्या है, 3 किसानों का उदाहरण लेते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक खेतों में गेहूँ बोने के स्तंभ, दूसरा किसान, प्रत्येक किसान के परिवार का गेहूँ उपभोग और वर्ष के जो उत्पादन विशेष है उसमें, और उसकी हम क्या बनाते हैं, एक लिस्ट बना देते हैं, और उस लिस्ट में हम देखते हैं किसको कितना गेहूँ का उत्पादन होता है और कितनी उसकी बचत होती है। तो ये 3 किसान हैं, तीनों का एक अलग अलग लिस्ट बना रखी है। हम उस लिस्ट में हम तुलना करेंगे। सबसे पहले तीनों किसानों गेहूं के तीनों वर्ष में उत्पादन की तुलना करेंगे, तीनों किसानों ने गेहूं में कितनी उत्पादन की है, और उसके बाद तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ, तीसरे वर्ष और तीसरे किसान के साथ क्या हुआ, क्या उत्पादन जारी रख सकता है, क्या वो उत्पादन विशेष को बढ़ोतरी करता है, क्या करता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि 3 किसानों को चुनेंगे अपने आस पड़ोस के, और उस आस पड़ोस के किसानों को चुन करके और उनकी लिस्ट बनाएंगे, और उसको हम ये देखेंगे कि कौन सा किसान कितना उत्पादन करता है और कौन सा किसान है कितने इनकम के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करता है। दूसरा हमारा पॉइंट है, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण, यानी अन्य फैक्ट्री विशेष लगा करके, कि इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हैं, यानी फैक्ट्री आदि के अंदर। शहरों और कस्बों के बड़े फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन किया जाता है, सरल उत्पादन किया जाता है, और उस उत्पादन से क्या करते हैं कि वो वहाँ के लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं, कि अनेक विधि का प्रयोग करते हैं, उससे बड़े पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। देखो, पारिवारिक श्रम की सहायता से, परिवार विशेष उनके लोगों की सहायता से
घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार की किराए पे लिया जाता है, किराए पर मतलब मजदूर के रूप में लेके जाते हैं। अब एक मिश्री लाल जी की कहानी हम पढ़ते हैं। वहाँ की कहानी है मिश्री लाल जी की इस प्रकार से। तो मिश्री लाल ने के गन्ने पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है। उसने अपने खेत में लगाया। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, अब लोग मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर उसमें गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों में बेचता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल को थोड़ा लाभ कमा लेता था। ठीक है। अब क्या है, पालमपुर के दुकानदार। पालमपुर के दुकानदार तीसरा पॉइंट हमारा। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, व्यापार का जो है ना वस्तु का आदान प्रदान नहीं करते। पालमपुर के व्यापारियों ने दुकानदार हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजार से कई प्रकार की वस्तु खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। यानी कहने का मतलब ये था कि शहर से वस्तु लाते और गांव में लोगों को बेचते थे, गांव में लोगों को बेचते थे। आप देखेंगे गांव के छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बेचते हैं। गांव में ऐसा आपको मिल जाए, हर एक गांव में। जैसे आपके गांव में भी मिल जाएंगे ऐसी छोटी मोटी दुकानें जिस पे हर प्रकार की वस्तु विशेष मिलती है। और कुछ गाँवों के अंदर कपड़े की दुकान भी खोल रखी है। आजकल तो पेट्रोल डीजल है वो भी गाँव में क्या है दुकानों पे मिलने लग गया। कहने का मतलब व्यापार करने लगे लोग। कुछ परिवार ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है अपने घर के एक बार में छोटी दुकान खोली और वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। खाने का मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें वो बेचते हैं। इसी क्रम में एक और कहानी है जिस कहानी में क्या है, करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला और हाल ही वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुरा के शहरी जो क्षेत्र है जो कॉलेज है उसमें पढ़ने जाते हैं। करीम ने देखा गांव के कुछ छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षा में जाते हैं। गांव में 2 महिलाएं थी जो क्या कंप्यूटर में कुछ डिग्रियां धारण करके उसने उस पर काम पे लगा लिया। उस कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाज़ार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। क्या किया उसने, कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाज़ार की ओर खुले बाहर के कमरे में क्या किया, कक्षाएं प्रारंभ कर दी। हाई स्कूल के छात्रों ने प्राप्त संख्या में इन कक्षाओं में आरंभ कर दिया। यानी कहने का मतलब उसने भी अपना रोज़गार चला लिया। किस रूप में, कंप्यूटर की डिग्री की सहायता से। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर विशेष है, कंप्यूटर विशेष है वो उसका एक रोज़गार का कारण बन गया। चौथा पॉइंट है हमारा परिवहन। तेज़ी से विकसित होता है एक क्षेत्र का। परिवहन मतलब इधर उधर सामग्री ढोने या यात्रा विशेष के लिए। तो पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शे वाले चलते हैं, तांगे वाले चलते हैं, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि के संसाधन चलते हैं। और परंपरागत बैलगाड़ियाँ और दूसरी गाड़ी भी चलती थी। और वो लोग क्या करते हैं, परिवहन करते हैं, मतलब संसाधन विशेष है वो परिवहन के रूप में काम में लेते हैं। जो परिवहन सेवा में शामिल है वे लोगों और वस्तुओं को एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। यानी सवारी गाड़ी और मालगाड़ी दोनों प्रकार, सवारी ढोने के लिए भी और परिवहन है और माल ढोने के लिए परिवहन है। इसके बदले उनसे पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों से परिवहन जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हमने देखा होगा कि हमारे गाँव में बस से आती है बाहर से, कुछ ऑटो वाले आते हैं, कुछ अन्य गाड़ियाँ आती है जो क्या करती है, पैसे वसूल करती है। और दूसरी बात है कि हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। कुछ लोग ऐसे हैं ट्रैक्टर या ट्रक या आदि के द्वारा क्या हमारे जो माल विशेष कच्चा माल है, ये गेहूं है, सरसों है, चना है आदि सामान है जो नरमा का जो भी है उसको क्या है व्यापार के लिए हम बाहर लेके जाते हैं तो वो उसको वहन भी करके लेके जाते हैं। तो वो उनको भी मेहनताना मिलता है, नहीं उसकी मजदूरी या अपने कह सकते हैं उसकी किराया मिलता है। अब एक किशोर की कहानी भी आई है बीच में। किशोर एक खेती मजदूर है और अन्य ऐसे भी श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक में से कर्ज लिया था। वह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवार को सस्ते कर्ज दिए जाते। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी, अब भैंस का दूध बेचता है। आजकल क्या कहते हैं कि सरकार पशु का या किसी संसाधन का, दुकान का लोन देती है और उस लोन के द्वारा क्या करता है, कोई व्यक्ति विशेष यदि अपना रोज़गार शुरू करना चाहे या रोज़गार प्रारंभ करना चाहे तो वो कर सकता है। जैसे कि पशुपालन के लिए लोन दिया जाता है
या व्हीकल के लिए लोन दिया जाता है, या ज़मीन विशेष है उसको अच्छी पैदावार के लिए लोन दिया जाता है, या दुकान या कोई फैक्ट्री आदि लगाने के लिए लोन दिया जाता है। लोन क्या दे रही है सरकार, यानी कर्जा वो कौन देता है, बैंक द्वारा दिया जाता है, जिससे वो अपना परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सके। अब उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली, और जिसमें कई प्रकार के सामान ले जा सकता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा किनारे कुम्हार की मिट्टी लेकर आता है, कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। कभी कभी वह गुड़ व अन्य वस्तुएं लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने में उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल ही जाता है। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्षों की तुलना में अब अधिक कमाने लग गया। पहले जो कमाई होती थी उससे अधिक कमाने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये किशोर अब कामयाबी के पथ पर चल पड़ा। अब इस लेसन है उसका सारांश क्या है कि गांव में कृषि उत्पादन क्रिया है। पिछले वर्षों से खेती की विधियों से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उनकी वजह से किसान उतनी भूमि अधिक फसल पैदावार करने लगे। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी व दुर्लभ है, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि व अन्य प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों से कम भूमि पर परंतु अधिक उपज या पूंजी की जरूरत पड़ती है। मंझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन में बची हुई अगले मौसम के लिए पूंजी की आवश्यकता जो व्यवस्था कर लेते थे। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो किसान भारत के किसान है, कुल जनसंख्या का 80% भाग पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। उसके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उसके उत्पादन परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग अपने आप में परिवर्तन करने लग गए। और दूसरी बात है कि हम ये कह सकते हैं कि कृषि विशेष के लिए जो आवश्यक वस्तु विशेष है, सामग्री है, उसके लिए भी पूंजी की आवश्यकता पड़ने लगी। लोग कर्जा भी लेने लगे। कर्ज के अतिरिक्त किसान अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी के रूप में अतिरिक्त काम करने लगे। ठीक है, इसके अलावा भी जो नए संसाधन है उसका विकास हो गया। श्रमिक आस पड़ोस के गाँव व शहरों में जाने लगे, और गाँव में गैर कृषि कार्य प्रारंभ किया गया। लोग के कृषि के साथ साथ अन्य भी कार्य करने लगे, गैर कृषि कार्य करने लगे, जिससे कि गैर कृषि कार्य की क्रिया है उसकी बढ़ोतरी होगी। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्य है उसमें कम भूमि की आवश्यकता होती है। लोग कम पूंजी से गैर कृषि कार्य कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी है, बाज़ार हो चाहे कोई गांव हो, हम देखते हैं कि गांव और कस्बे शहर में सब जगह देखते हैं छोटी छोटी दुकानें उपलब्ध होती है। सड़क परिवहन के लिए सड़क परिवहन है, सड़क या परिवहन, टेलीफोन आदि लोगों के भविष्य को गैर कृषि कार्य उत्पादन के अवसर बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या है, इस पालमपुर गांव की कहानी की जो दास्तां वो बयां कर रही है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, और ये हमारा आज लेसन है कंप्लीट हो चुका है। उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कीजिए। इसके अलावा भी जो आपको अपने क्षेत्र विशेष है उसमें जहाँ भी आपको ऐसी गैर कृषि क्रियाएँ हैं या किसान की उपज से संबंधित कुछ सुझाव मिले तो वो भी अपने एक डायग्राम बनाकर उसमें ज़रूर लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको शेयर भी किया, अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद।